तो दोस्तों आज हम मिल रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। चलिए देखते हैं चैप्टर 5 के कुछ एग्जाम्पल्स। हमारा क्वेश्चन है सेकंड, पहला थ्योरेटिकल है, आप कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा लिखा है बुलेट ऑफ मास 0.04 kg मूविंग विद स्पीड 90 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट है जिसका मास है 0.04 kg और 90 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। एंटर्स ए हैवी वुडन ब्लॉक, एक वुडन ब्लॉक है लकड़ी का कुछ, उसमें धंस जाती है। एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रुक जाती है लकड़ी में। व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट। देखिए जो दिया है लिख लिया। मास हमारे पास है, इनिशियल वेलोसिटी है, डिस्टेंस दिया है, सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में लिख लिया। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इक्वल टू 2ax या 2ad, जो चाहे लिख सकते हैं। फाइनली जो बुलेट है वो जाके वुडन ब्लॉक में रेस्ट पर आ जा रही, धंस जा रही है, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी 0। इनिशियल वेलोसिटी डाल दिया, ए की वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू डाल दिया। ए हमारे पास नहीं है तो वो निकालेंगे हम, क्योंकि हमको फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स के लिए हमारा फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ma। तो मास दिया है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं दिया, तो एक्सेलरेशन के लिए हमें ये इक्वेशन लगानी पड़ी। तो ए की वैल्यू आई -6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस साइन ये दिखा रहा है कि एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, जाके वो रुकेगी, यानी उसकी स्पीड कम हो रही है ना, डिक्रीज हो रही है, इसीलिए। तो फोर्स F इक्वल टू ma, मास की वैल्यू डाला, एक्सेलरेशन डाला, तो ये हमारी वैल्यू आएगी माइनस में फोर्स की 270, लेकिन उसका अगर हम मैग्नीट्यूड ले लें तो प्लस 270 न्यूटन। माइनस में क्यों दिखता है ये, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.3। लिखा है द मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब्ड बाय y इक्वल टू ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। अब देखिए y डायरेक्शनल मोशन है, y की इक्वेशन है, तो हमको निकालना है कि उसके ऊपर फोर्स क्या होगा। तो y डायरेक्शनल में एक्सेलरेशन क्या होता है, g के बराबर। तो फोर्स जो ma होता था वो mg हो जाएगा, वही चीज हमको यहाँ पर दिखानी। तो y की इक्वेशन लिखी है। अब अगर हमको फोर्स चाहिए तो हमको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, तो y तो डिस्प्लेसमेंट है, तो इससे पहले वेलोसिटी निकाल लो। सो v इक्वल टू dy/dt, इसको डिफरेंशिएट करो तो यहाँ आ जाएगा u प्लस टी स्क्वायर का 2t, 2 से 2 कैंसल, आ जाएगा gt। अब ये v की इक्वेशन है हमारी, इससे a निकालना है तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो dv/dt, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ gt, t की वैल्यू 1 तो आ जाएगा g। एक्सेलरेशन आ गया a इक्वल टू g। फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू ma, a की जगह में g आ जाएगा, तो हो जाएगा mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद 5.4। लिखा है ए बैट्समैन हिट्स बैक ए बॉल straight in the direction of the bowler without changing its initial speed 12 meter per second. If the mass of the ball is 0.15 kg, determine the impulse imparted to the ball. बॉल आ रही है with the speed of 12 meter per second और बैट्समैन उसी डायरेक्शन में मार रहा है with same speed 12 meter per second। अब देखिए पहले जो लिखा है वो लिख लो, जो दिया है, मास दिया है, वेलोसिटी v1 जब आ रही थी और गई जब, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में गई, इसीलिए यहाँ पर माइनस साइन है। ये हमने मान लिया बैट है, v1 आ रही थी, v2 इधर जा रही थी, तो v2 में क्या होगा, माइनस साइन यूज करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस v2 होगा। अब हमको निकालना है इंपल्स। इंपल्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। चेंज इन मोमेंटम मतलब p2 माइनस p1। मास सेम है तो ये हो जाएगा mv2, ये हो जाएगा mv1, तो m कॉमन ले लिया क्योंकि मास सेम है, बॉल का मास थोड़ी बदल जाएगा मारने से, तो v2 माइनस v1। अब m की वैल्यू डाल दो, मास 0.15, v2 की वैल्यू -12,
v1 की वैल्यू 12, तो ये आ जाएगा -3.6 न्यूटन सेकेंड। अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू लें तो 3.6 न्यूटन सेकेंड ये आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.5। क्या है क्वेश्चन? Two identical billiard balls strike a rigid wall with the same speed but at different angles। दो बिलियर्ड बॉल हैं जो कि सेम स्पीड से किसी दीवार से टकराती हैं लेकिन अलग अलग एंगल्स पे। फिर बोल रहा है एंड गेट रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन स्पीड, और वापस चली जाती हैं बिना स्पीड चेंज किए। एज शोन इन फिगर 5.6 डायग्राम दिए हुए हैं। आगे लिखा है द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल, फिर रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्सेस इम्पार्टेड टू द बॉल्स बाय द वॉल। हमको ये निकालना है। देखिए फर्स्ट केस। अब यहां पर पहला केस ऐसा है, देखिए ये हमारे पास वॉल है, कोई बॉल आ रही है विद स्पीड u, अपोजिट में जाएगी तो -u। तो अब फॉर एक्स एक्सिस मोमेंटम क्या हो जाएगा पी एम यू, और फाइनल इनिशियल मोमेंटम यानी जब आ रही थी उसके लिए इनिशियल मोमेंटम तो एम यू, क्योंकि स्पीड u है इधर जाने की, और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगी यानी पी एफ माइनस एम यू, क्योंकि जब वापस जा रही थी तो उसकी वेलोसिटी हो गई थी -u। अब वाई एक्सिस में बात करें तो ये तो सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, इसीलिए वाई एक्सिस की इनिशियल और फाइनल मोमेंटम 0 होंगी, इसीलिए पी आई इक्वल टू पी एफ इक्वल टू 0। अब अगर हम एक्स एक्सिस के लिए रिजल्टेंट निकालें यानी कि एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम निकालें तो क्या हो जाएगा डेल्टा पी एक्स, तो पी एफ माइनस पी आई, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब यहाँ पे फाइनल मोमेंटम क्या है तो माइनस एम यू, इनिशियल मोमेंटम क्या है तो एम यू, तो डेल्टा पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा -2mu। और y कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, मॉम यानी मोमेंटम, क्या हो जाएगी 0, क्योंकि y एक्सिस में मूव नहीं कर रही। सिमिलर हमको निकालना है सेकेंड पार्ट के लिए। अब इसमें क्या हो रहा है, ये हमारे पास रिजिड सपोर्ट है या वॉल है, एक बॉल आ रही है विद स्पीड u, टकराएगी और इधर से वापस जा रही। तो जब ये टकरा रही तो बेस एक्सिस के साथ हमने मान लिया 30 डिग्री एंगल बनाया, तो इसका x कंपोनेंट क्या होगा u cos 30। उसके बाद में इसका y कंपोनेंट क्या बनेगा तो इस तरफ u sin 30। सिमिलरली जिसके साथ एंगल नहीं होता उसके साथ साइन लेते हैं। सिमिलरली ये इधर निकल रही थी तो फिर से ये बेस एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना, तो फिर से x कंपोनेंट उसका बनेगा u cos 30 और y कंपोनेंट फिर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में u sin 30। तो यहाँ एक और हम लिख सकते हैं u sin 30। अब हम दोनों एक्सिस के लिए काम करेंगे। तो फॉर एक्स एक्सिस अब इनिशियल मोमेंटम हमने मान लिया पी आई डैश, तो एक्स एक्सिस के लिए पहले इसके लिए निकालो तो एम यू कॉस थीटा, थीटा यानी 30 बाद में देख लेंगे। अब फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगी तो माइनस, क्योंकि ये इधर जा रहा है तो ये माइनस एम यू कॉस 30। अब y, अब हमको अगर कंपोनेंट निकालने हो फॉर एक्स कंपोनेंट तो डेल्टा पी एक्स डैश डाल देंगे, डेल्टा पी एक्स डैश तो क्या हो जाएगा पी एफ डैश माइनस पी आई डैश। जैसे यहाँ पर क्या किया था पी एफ माइनस पी आई, वैसे यहाँ पर पी एफ डैश माइनस पी आई डैश। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं एफ डेल्टा टी इम्पल्स इक्वल टू डेल्टा पी एक्स। अब ये क्या हो जाएगा पी एफ डैश की वैल्यू माइनस एम यू कॉस थीटा, पी आई की वैल्यू एम यू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 एम यू कॉस थीटा, माइनस 2 एम यू कॉस थीटा। अब वाई एक्सिस के लिए निकालना हो तो वाई एक्सिस के लिए इनिशियल मोमेंटम यानी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में यू साइन 30 या थीटा, तो पी आई डैश इक्वल टू माइनस एम यू साइन थीटा। सिमिलरली पी एफ डैश माइनस एम यू साइन थीटा। तो अब फॉर वाई कंपोनेंट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा डेल्टा पी वाई डैश इक्वल टू पी एफ डैश माइनस पी आई डैश। पी एफ डैश की ये वैल्यू यहाँ पर डालो, पी आई डैश की वैल्यू डालो, तो क्या हो जाएगी 0। तो वाई एक्सिस में मोमेंटम आ गई 0 हमारी।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है सी फिगर 5.8 ए मास ऑफ, ये डायग्राम, ए मास ऑफ 6 kg सस्पेंडेड बाय ए रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर फ्रॉम द सीलिंग। फिर लिखा है a force of 50 Newton in the horizontal direction is applied at the midpoint P of the rope as shown in the figure. What is the angle the rope makes with the vertical in equilibrium? ठीक है, ये ऐसा केस है कि कोई डोरी है, कोई डोरी है, मतलब ऐसा समझ लो, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको, ये समझ लो, ये 2 मीटर की लेंथ की डोरी है, ऐसे लटकी। अब इसको बीच से पकड़ के वो ऐसे खींच रहा है और नीचे वेट लटका है, तो ये इस तरह का डायग्राम बनेगा। बस यही केस है, हमको यहाँ पर समझना है। देखते हैं, तो ये हमारे पास डोरी है, आप देख सकते हैं, ये इस तरह की नहीं है, पहले ये ऐसे ही थी 2 मीटर लेंथ की, लेकिन अब यहां से पकड़ के जब हम इसको खींच रहे हैं वर्टिकल में, जब हम यहां से पकड़ के इसको वर्टिकल में खींच रहे हैं तो वो इस तरह का बन जाएगा, इस तरह का। देखिए बीच में से हमने इसके ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो ये इधर चली गई। अब यहां पर हमको कुछ चीजें समझनी, इसमें वेट लटका है 6 kg का, 6 किलोग्राम का वेट मास लटका है, सॉरी। तो वेट कितना हो जाएगा 60 न्यूटन, क्योंकि वेट का फॉर्मूला होता है W = mg। तो मास है 6 G10, तो 60 न्यूटन। अब और भी चीजें समझते हैं। एक बात हमको यहाँ पर देखनी है कि जैसे रिजिड सपोर्ट से कोई चीज लटकी है, अब वेट के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा टेंशन लगती है। तो वेट यहाँ डाउनवर्ड में है, तो टेंशन देखिए इधर T1 लगी, सिमिलरली इधर T2 लगी। तो ये T1 टेंशन है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में वेट है, तो इसके कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे हमको टेंशन के। तो ये हमने मान लिया, इसके अपोजिट में बैलेंस करने के लिए, इक्विलिब्रियम लाने के लिए टेंशन का ये कंपोनेंट थीटा एंगल पे बनेगा T1 cos थीटा, और ये कंपोनेंट बनेगा T1 sin थीटा। इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है 50 न्यूटन, जिससे हम खींच रहे थे रोप को। ठीक है, अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम। हॉरिजॉन्टल मतलब ये हॉरिजॉन्टल में इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब दोनों तरफ के फोर्स इक्वल होंगे, तो दोनों को इक्वल कर दो। तो क्या हो जाएगा, फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम सिग्मा ऑफ fx = 0, मतलब T1 sin थीटा = 50, T1 sin थीटा = 50। अब फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम, तो वर्टिकल एक्सिस के फोर्सेस = 0 कर दो, तो सिग्मा ऑफ fy = 0, मतलब T1 cos थीटा = 60। T1 cos थीटा ऊपर लग रहा है और 60 नीचे लग रहा है। नाउ इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2, तो क्या होगा, LHS में T1 से T1 कैंसल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा tan थीटा, दिस इज इक्वल टू 50/60 यानी 5/6, तो थीटा = tan इनवर्स 5/6। सिंप्लीफाई किया तो थीटा = 40 डिग्री, थीटा = 40 डिग्री, ये हमारा एंगल आ गया। बाकी के एग्जांपल तो आगे बढ़ते हैं हम कुछ और एग्जांपल्स में। देखिए हमारा क्वेश्चन है 5.7, लिखा है डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन व्हिच ए बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर will remain stationary given that the coefficient of static friction between the box and train's floor is this। अब हमको मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है। अब देखिए हमको म्यू दिया हुआ है, म्यू क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हमको एक्सेलरेशन निकालना है, तो यहाँ पर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स = फ्रिक्शनल फोर्स, तभी वो मूव करेगा, है ना। यहाँ लिखा है ना क्वेश्चन कि अगर हमको हाँ, इन व्हिच द बॉक्स लाइंग ऑन द फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी, कब रुकेगा, तो हमको रोकना है अगर, तो हमको फ्रिक्शनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स को इक्वल रखना पड़े। अगर हमारा एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कम, तो बॉक्स मूव करने लगेगा। इसीलिए इट इज इक्वल या लेस देन, हमारा एक्सटर्नल फोर्स अगर कम हो या इक्वल हो। तो अब हम इसकी वैल्यू डाल रहे हैं, एफ की एम ए म्यू है, एफ एस की क्या होती है म्यू एस एन, एन क्या होता है तो एम जी हमने पढ़ा हुआ है। अब एम से एम कैंसल, तो ए = फॉर्मूला आया म्यू जी, म्यू एस जी, म्यू एस की वैल्यू हमको दिया हुआ है 0.15, जी की वैल्यू जानते हैं 10,
तो एक्सेलरेशन क्या आया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.8, लिखा है सी फिगर, ए मास ऑफ 4 kg रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड until at an angle of 15 degree with horizontal, the mass just begins to slide. What is the coefficient of the static friction between the block and the surface? अब हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे एक ब्लॉक रखा है, ये यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक ब्लॉक रखा है। ठीक, तो अब क्या होगा कि इसका वेट, इस ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा mg। अब हमको पता है कि सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगता है, तो अब इसको बैलेंस करने के लिए वेट का कंपोनेंट हमको बनाना पड़ेगा। तो वेट का कंपोनेंट क्या आया, अगर ये थीटा एंगल पे है तो ये आ गया mg cos थीटा, इसका सरफेस का पैरेलल कंपोनेंट mg sin थीटा इधर बनेगा, और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, तभी ये यहाँ पर रुक सकता है ब्लॉक। इस फोर्स के अपोजिट में अगर फोर्स रहे तभी ये रुक पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा हाथ ये ऐसे है, अब मुझे अगर पेन को गिरने से रोकना है, क्योंकि नीचे इसके वेट के हिसाब से फोर्स लगेगा, अगर मुझे इसको गिरने से रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर से खींचना पड़ेगा या एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगा। तो यहाँ पर क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इतना ज्यादा है कि इसीलिए वो अभी रेस्ट पर है, अब वो थोड़ी देर बाद उसको स्लाइड करना है, तो हमको यहाँ पर ये कोफिशिएंट निकालना है। अब पहले हम ब्लॉक का मास लिख देते हैं, 4 kg लिखा है, एंगल दिया है थीटा 15 डिग्री फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द ब्लॉक। इक्विलिब्रियम में कब रहेगा ब्लॉक, जब फोर्स इक्वल हो और अपोजिट डायरेक्शन में। तो Fs इक्वल टू mg sin थीटा, तो mg sin थीटा इक्वल टू Fs लिख सकते हैं। इधर अपोजिट में कौन से फोर्स इक्वल हो जाएंगे, n इक्वल टू mg cos थीटा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए mg cos थीटा इक्वल टू n। अगर हम इनका रेशियो निकालें, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा, LHS में tan थीटा, mg mg कट जाएगा, RHS में Fs बाई n, और Fs बाई n क्या होता है, μsn। देखिए Fs इक्वल टू μsn, तो अगर हम यहाँ पर Fs बाई n रेशियो ले लें तो μs आ जाएगा, तो इसीलिए Fs बाई n को हम μs लिख दे सकते हैं। इसका मतलब μs इक्वल टू tan थीटा, फॉर्मूला बना हमारा, हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये डिस्कस भी किया था। थीटा की वैल्यू 15 है, सब्स्टिट्यूट कर दिया तो μs की वैल्यू आ गई 0.27, ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके बाद क्वेश्चन है 5.9, देखिए, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली शोन सिस्टम शोन इन द फिगर। फर्स्ट में हमको निकालना है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस इज 0.04, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखिए ये ट्रॉली है, यहाँ वेट लगा है, तो अब ट्रॉली का के ऊपर, ट्रॉली अगर इधर मूव कर रही तो फ्रिक्शनल फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये टेंशन फोर्स, यहाँ इसका मास है 3 kg, तो वेट हो जाएगा 30 न्यूटन, mg मास m अगर 3 है तो वेट mg कितना हो जाएगा 30, टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में। अब फॉर डाउनवर्ड एक्सीलरेशन, फॉर डाउनवर्ड एक्सीलरेशन, अब डाउनवर्ड एक्सीलरेशन मतलब अगर ये ट्रॉली इधर जाए तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ बढ़ेगा, तो डाउनवर्ड एक्सीलरेशन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ऐसा लिख सकते हैं सिग्मा एफ इक्वल टू एम ए, एक्सीलरेशन है इसीलिए एम ए आया। अगर रेस्ट पर होता, इक्विलिब्रियम पर होता तो इक्वल टू यहाँ पर 0 लिखते, तो वही हमारी कंडीशन आ जाती जो हम पहले से सीख रहे हैं। कौन सी कंडीशन, सिग्मा ऑफ एफ इक्वल टू 0 वाली, बट यहाँ एक्सीलरेशन है इसीलिए वो इक्वल टू 0 की जगह में एम ए आ गया। अब ये सिग्मा ऑफ एफ यानी टोटल फोर्स कितना लग रहा है हमको ये देखना है। तो अगर ये ब्लॉक नीचे जा रहा है इसका मतलब 30 ज्यादा है इस टेंशन से, टी से, तो हम 30 माइनस टी करेंगे, तो 30 माइनस टी इक्वल टू एम ए। मास कितना इसका 3, तो 3a, इक्वेशन नंबर 1 ले लिया।
अब फॉर ब्लॉक 2, ये हम ब्लॉक 1 के लिए ले रहे हैं। हमने मान लिया ये ब्लॉक हमारा 1 वाला है और ये हमारा 2 ब्लॉक है, तो ये फर्स्ट ब्लॉक के लिए अभी अप्लाई किया। अब सेकंड ब्लॉक के लिए, सेकंड ब्लॉक इधर जाएगा, अगर ये नीचे जा रहा है तो सेकंड ब्लॉक इधर जाएगा। इसका मतलब है कि इसके ऊपर जो टेंशन लग रही है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हम क्या करेंगे, T माइनस एफ। तो देखिए T माइनस एफ इक्वल टू ma रहेगा। तो अब मास कितना है इस ट्रॉली का, 20a। ठीक है दोस्तों, अब F क्या होता है हमारा, μn लिख दिया, n क्या होता है mg लिख दिया, यानी हमारी इक्वेशन आ गई T माइनस म्यू mg इक्वल टू 20a। इसमें हम वैल्यूज डालेंगे, म्यू की वैल्यू 0.04, m की वैल्यू 20, g की वैल्यू 10, g की वैल्यू 10। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा T माइनस 8 इक्वल टू 20a। इसको इक्वेशन 3 दे दिया। नाउ इक्वेशन 1 प्लस 3, इक्वेशन 1 लिखो 30 माइनस टी इक्वल टू 3a। इक्वेशन 3 इसको ऐसे करके लिख दे रहे हैं, तो -8 पहले लिख दिया, प्लस का 3 बाद में, इक्वल टू 20a। t से t कैंसल, ये आ जाएगा 22, ये हो जाएगा 23a। अगर हम a को सब्जेक्ट बनाएं तो 22/23 यानी कि 0.96 आया एक्सेलरेशन। अब अगर हम किसी भी इक्वेशन में डाल दे तो हमको टेंशन मिल जाएगी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 30 माइनस टी इक्वल टू 3a, तो 3 इंटू a की वैल्यू डाला तो टेंशन आ गई हमारी 27.1 न्यूटन। इस तरह से हम ये टेंशन फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.10, लिखा है ए साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर ऑन ए लेवल रोड टेक्स ए शार्प सर्कुलर टर्न of radius 3 meter without reducing the speed. The coefficient of the static friction between the tire and the road is 0.1. What will the cyclist slip while taking the turn? एक साइक्लिस्ट है जो चला जा रहा है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब उसको सर्कुलर टर्न लेना है, कितने रेडियस का है, यहाँ पर सर्कुलर टर्न ले रहा है 3 मीटर का, और इसकी स्पीड वो रिड्यूस नहीं कर रहा है। तो बोल रहे हैं कि क्या वो स्लिप हो जाएगा। तो हमने इक्वेशन पढ़ी ऑन लेवल सर्कुलर पाथ या रोड, कार की स्पीड v² इक्वल टू अंडर रूट rg म्यू एस rg, बस वही फॉर्मूला लगा देंगे। अगर इसकी स्पीड वो स्पीड से ज्यादा है तो स्लिप हो जाएगा, कम है तो नहीं स्लिप होगा। देख लेते हैं, पहले तो जो लिखा है वो लिख लेते हैं, v' यानी स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट 18 किलोमीटर पर आवर, यानी v' कितना हो जाए, अगर हम मीटर पर सेकंड में बदलें तो 5/18 से मल्टीप्लाई, तो आ गया 5 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में 5 आई, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो मूव कर रहा है। रेडियस दिया है 3 मीटर, म्यूस दिया है 0.1। अब इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, इसके बराबर है ना। लेवल सर्कुलर रोड पे स्पीड का फॉर्मूला v² इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस आर जी। अब इसमें वैल्यू डालते हैं, म्यू एस की वैल्यू rg, सिंप्लीफाई किया तो उसकी वैल्यू आई 2.94, यानी v² की वैल्यू है 2.94, और यहां पर अगर हम देखें तो v' की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डैश है, v' की वैल्यू क्या हो जाएगी 25, मतलब ये 2.94 और उसकी स्पीड है 25। दैट मीन्स कि v' इज ग्रेटर देन v। साइक्लिस्ट की स्पीड कहीं ज्यादा है जितनी की होनी चाहिए उससे, तो वो पक्का स्लिप कर जाएगा भाई, लिखा। सो साइक्लिस्ट विल स्लिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.11, लिखा है सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस 300 मीटर इज बैंक्ड एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। फिर इफ द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स ऑफ द रेस कार एंड द रोड इज 0.2, what is optimum speed and what is maximum speed। देखिए, देखते हैं। अब यहां पर हमको दिया है रेडियस 300 मीटर, एंगल दिया है 15 डिग्री, जी की वैल्यू जानते हैं, म्यू एस दिया है। पहले हमको ऑप्टिमम स्पीड निकालनी, तो ऑप्टिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था, v0 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा। इसमें वैल्यू डालेंगे rg tan 15, तो ऑप्टिमम स्पीड आ गई 28.1 मीटर पर सेकंड। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है।
फिर हमको मैक्सिमम स्पीड निकालनी बैंक्ड कर्व के लिए, तो हमको फॉर्मूला पता है, हमने डिराइव किया था लास्ट थियरी, वी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टाइम्स म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। सभी की वैल्यूज दी हैं हमको, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा वी मैक्स आएगा 38.1 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों इस तरह से हम ये सॉल्व कर सकते हैं।